नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के लोक नृत्य को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देखकर भारत के लोक नृत्य को आसानी से याद रख सकती हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिपुरा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में, जिसमें पहला है होजागिरी लोक नृत्य। जो होजागिरी लोक नृत्य है यह रिंग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य के माध्यम से हुक, जिसको झूम खेती बोला जाता है, तो उसी का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से होजागिरी त्योहार या फिर दुर्गा पूजा की पूर्णिमा की रात को आयोजित किया जाता है, वो भी देवी मेलुमा, जिसको देवी लक्ष्मी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि देवी मेलुमा जो है वो लक्ष्मी माता मानी जाती हैं। तो उन्हीं की पूजा के अवसर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो होजागिरी लोक नृत्य है ये त्रिपुरा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और ये देवी मेलुमा यानी लक्ष्मी माता के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो रिंग समुदाय के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है गोरिया या फिर गरिया लोक नृत्य। जो गरिया लोक नृत्य है ये त्रिपुरी लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, मतलब कि जो गरिया है ये उत्सव होता है, तो उसी उत्सव के दौरान यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इस नृत्य में मूल रूप से 108 मुद्राएं होती है, जिसमें भगवान गरिया मतलब भगवान शिव के बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब इस नृत्य के बारे में भगवान शिव से संबंधित चीज़ें की जाती हैं और त्रिपुरी और जैतिया जो जनजाति है इसी के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि जो गोरिया या फिर गरिया लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला है संगराई लोक नृत्य। और यह जो लोक नृत्य है ये त्रिपुरा के मोंग आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह संगराई त्योहार के दौरान किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन याद किए, एक होजागिरी, दूसरा गोरिया और तीसरा संगराई। तो ये तीनों के तीनों त्योहार भी हैं और इन्हीं के अवसर पर जो नृत्य किए जाते हैं तो उन्हीं को बोल दिया जाता है होजागिरी लोक नृत्य, गोरिया लोक नृत्य और संगराई लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद मैं आपको भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव, उत्सव और मेलों को भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। फिर जो अगला लोक नृत्य है वो है लेवोंग बोमिनी लोक नृत्य। ये पूछा गया था एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न कि जो लेवोंग बोमिनी लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो त्रिपुरी लोगों द्वारा मानसून की प्रतीक्षा के समय जब लेवोंग नामक कीड़े बीज की तलाश में पहाड़ी के नीचे आते हैं तो उन्हीं के स्वागत के लिए यह नृत्य किया जाता है। इसमें नृत्य की जो गतिविधियां हैं उनमें बांस की ताली की सहायता से कीड़ों को पकड़ने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह फसल नृत्य का एक दिलचस्प रूप है। ठीक है, फिर अगला है ममिता लोक नृत्य। और ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2020 में प्रश्न कि जो ममिता लोक नृत्य है वो किस समुदाय से संबंधित है। तो उसका सही जवाब होगा कि जो ममिता लोक नृत्य है ये कलोई समुदाय का प्रमुख लोक नृत्य है जो कि त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है या फिर त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो आपको त्रिपुरा के इन महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केरल के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है चकयार कुथु लोक नृत्य। तो जो चकयार कुथु लोक नृत्य है यह एक एकल प्रदर्शन नृत्य है जिसमें जो कलाकार होता है वो सांप की तरह कपड़े पहनता है। और याद रखिएगा कि यह चकयार समुदाय द्वारा ही किया जाता है और मुख्य रूप से यह कुथमवलम मंदिर व अन्य मंदिरों में आयोजित किया जाता है। ये चकयार कुथु जो है ये पूछा गया था UPSSSC पेट 2023 में प्रश्न कि चकयार कुथु जो है ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर लगभग सभी लोक नृत्य एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से पता रहें। फिर बात कर लेते हैं पदयानी लोक नृत्य की। और ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2023 में कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह केरल राज्य से संबंधित है और यह ओणम के वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता है।
यह भद्रकाली की पूजा से संबंधित है और इस नृत्य की जो विशेषता है वो है रंगीन मुखौटे और केलों के पत्तों से बनी हुई टोपी का उपयोग करना। ठीक है, मतलब कि केले के जो पत्ते होते हैं उससे बनी हुई टोपी का उपयोग इस नृत्य के अंतर्गत किया जाता है और यही इसकी मुख्य बात है। फिर अगला है काइकोटी कली लोक नृत्य और यह जो है ये थिरुवथिराकाली नृत्य का दूसरा नाम है। यह केरल में भगवान शिव के जन्मदिन यानी भगवान शिव का जो जन्मदिन होता है उसको बोला जाता है तिरुवथिरा। तो तिरुवथिरा के शुभ दिन पर ही आयोजित किया जाने वाला एक अनूठा नृत्य है। तो याद रखिएगा कि जो काइकोटी कल्ली है ये केरल से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस 2022 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है भूत कराधने। भूत कराधने जो कि शैतानों की पूजा से संबंधित है और याद रखिएगा कि दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के ग्रामीण हिस्सों में छोटे स्थानीय समुदायों में भूतड़ा कोला का प्रदर्शन किया जाता है। और आपको ये चीज़ पता ही होगा कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में जो भूत है यानी शैतान की जो पूजा है वो आम बात है। आपने एक फिल्म देखी होगी कांतारा फिल्म, जिसमें भूत कराधने जो लोक नृत्य है वो दर्शाया गया था। ठीक है, फिर अगला लोक नृत्य है यक्षगान और यह भी कर्नाटक से संबंधित है। तो यह कर्नाटक के उडुपी जिले में इसका विकास हुआ। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और याद रखिएगा जो यक्षगान शब्द है ना, तो यक्षगान का अर्थ होता है यक्ष का गीत जो आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। और प्रश्न भी पूछा गया था एसएससी 2022 में कि यक्षगान जो है ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला है कोड वॉश। तो याद रखिएगा कि यह कर्नाटक से संबंधित है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है बयालाट या फिर बैलाटा लोक नृत्य। यह जो लोक नृत्य है ये फसल के मौसम के समाप्त होने का प्रतीक है। इसमें महाकाव्य व पुराण की कहानियों को नृत्य या फिर नाटक के रूप में दिखाया जाता है। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न करगा लोक नृत्य। जो करगा लोक नृत्य है यह थिगला समुदाय से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक में रहने वाला जो थिगला समुदाय है वहाँ पर ये करगा लोक नृत्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यह मुख्य रूप से द्रौपदी को समर्पित है। द्रौपदी, महाभारत वाले द्रौपदी की बात हो रही है जो कि पांडवों की पत्नी थी, तो उनसे संबंधित है यह लोक नृत्य। और याद रखिएगा कि यह कर्नाटक का एक त्यौहार भी है, मतलब करगा नाम से कर्नाटक में एक त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है लांबी लोक नृत्य और यह जो लोक नृत्य है ये संबंधित समुदाय के उत्सव जैसे बच्चे के जन्म, त्योहार या फिर शादियों के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मुख्य रूप से कर्नाटक से ही संबंधित है। फिर कर्नाटक के एक और लोक नृत्य है जो है सुग्गी लोक नृत्य और ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2022 में प्रश्न कि जो सुग्गी लोक नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो सुग्गी लोक नृत्य है ये हलाक्की जनजाति से संबंधित है और यह एक फसल कटाई नृत्य है। ठीक है, फिर अगला है कुनिथा लोक नृत्य। तो कुनिथा लोक नृत्य के बारे में आप यह याद रखिएगा कि यह चरवाहे या फिर कुरुबा समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक कर्मकांडी लोक नृत्य है और याद रखिएगा कि यह बीरालिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था MP जेल पुलिस 2020 में कि ये जो कुनिथा लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्नाटक के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है बुर्का कथा, जिसको जंगम कथा के नाम से भी जाना जाता है। यह लोक नृत्य भगवान शिव से संबंधित है, जिसमें कलाकार रंगीन कपड़े पहनकर कला का प्रदर्शन करते हैं। और याद रखिएगा जो बुर्का कथा या फिर जंगम कथा लोक नृत्य है ये तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में किया जाता है। आपको पता ही है पहले तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पहले यह लोक नृत्य किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है बुट्टा बोमालू लोक नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। बुट्टा बोमालू जो शब्द है इसका अर्थ है टोकरी के खिलौने। और याद रखिएगा जो बुट्टा बोमालू लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहाँ पर प्रसिद्ध है ये? आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में।
ठीक है। फिर अगला है घंटा मर्दाला लोक नृत्य। तो इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि मैंने आपको ट्रिक से याद करवा ही दिया है। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला लोक नृत्य है ढीमसा या फिर धीमसा लोक नृत्य। और ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2020 में कि यह किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो ढीमसा लोक नृत्य है ये पोरजा जनजाति से संबंध रखता है। इसकी जो उत्पत्ति है ये ओडिशा के कोरापुट जिले से हुई थी और इसे विशाखापट्टनम का आधिकारिक नृत्य भी माना जाता है। तो इसके बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित एक और महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जो है लंबाडी लोक नृत्य। और याद रखिएगा कि इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बंजारा जनजाति या फिर लंबाडी या फिर सेगालिस जनजाति द्वारा किया जाता है। एक ही चीज़ है, बंजारा, लंबाडी या फिर सेगालिस। तो इन जनजातियों के द्वारा ये किया जाता है और इसे आमतौर पर महिलाओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो महिलाओं की होती है। तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है बागुरुम्बा लोक नृत्य। जो बागुरुम्बा लोक नृत्य है ये असम के बोडो समुदाय या फिर बोल सकते हो कि असम की कछारी समुदाय द्वारा किया जाता है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसे तितली नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि तितली नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है बागुरुम्बा लोक नृत्य को, जो कि असम राज्य से संबंधित है। वैसे भी बागु में बाग शब्द लिखा हुआ है, बाग मतलब गार्डन, गार्डन में फूल होते हैं, तो तितलियां भी वहीं पर रहेंगी, है ना। तो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो कि तितली नृत्य किसको बोला जा सकता है, बागुरुम्बा को। ठीक है। इसके बाद अगला है बिहू लोक नृत्य। जो बिहू लोक नृत्य है इसका विकास असम की बोडो कछारी समुदाय द्वारा किया गया है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो बिहू त्यौहार है ये असम में वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू असम से संबंधित है ना, और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और इसका जो पहला चित्रण है वो 9वीं शताब्दी की मूर्तियों में मिलता है। ठीक है। फिर अगला जो असम से संबंधित है वो है कली गोपाल, खेल गोपाल, बोई साजू और बिछुआ। तो इनके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि ये मुख्य रूप से असम राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल कोई भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, केवल इतनी चीज़ याद रखिएगा कि ये असम राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने असम के लोक नृत्य को देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पांडुचेरी के लोक नृत्य की, जिसमें लोक नृत्य है गराड़ी लोक नृत्य, जिसको गर्दी लोक नृत्य भी कहते हैं। इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इस नृत्य की एक पौराणिक उत्पत्ति है। जब भगवान राम ने रावण को हराया था तब वानरों ने जीत के जश्न में यह नृत्य किया था। यह नृत्य लंबा है थोड़ा सा, लगभग 5 से 8 घंटे का नृत्य होता है। तो याद रखिएगा जो गराड़ी नृत्य है ये भगवान राम की रावण पर विजय के जश्न के रूप में किया गया था पहली बार। ठीक है, और संबंधित कहाँ से है, तो ये पांडुचेरी से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं लद्दाख के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है सोंडोल नृत्य। तो याद रखिएगा कि यह नृत्य लद्दाख के राजा के लिए किया जाने वाला नृत्य था। इस कारण से इसको राजशाही नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है जब्रो लोक नृत्य। यह भी लद्दाख का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और यह नृत्य शुरुआत में धीमा तथा अंत तक आते आते तेज हो जाता है। प्रायः इसे चांदनी रात में किया जाता है और याद रखिएगा कि इसमें रबाब जैसे वाद्य यंत्र जिसका नाम है डेवियन वह बजाया जाता है। ठीक है, तो आपको लद्दाख के यही 2 लोक नृत्य याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसका पहला लोक नृत्य है राउफ लोक नृत्य। यह लोक नृत्य कश्मीरी लोक नृत्य व कश्मीरी लोकगीत का एक संयोजन है। मतलब इसमें लोकगीत और लोक नृत्य दोनों मिक्स होता है। मतलब लोकगीत के साथ नृत्य किया जाता है, जो कि विभिन्न अवसर जैसे ईद और रमजान पर कश्मीरी महिलाओं व लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो राउफ लोक नृत्य है यह कश्मीरी लोक नृत्य और लोकगीत का एक संयोजन है। फिर बात कर लेते हैं डमहल लोक नृत्य की। इसकी उत्पत्ति कश्मीर के वट्टल जनजाति द्वारा की गई थी और यह नृत्य जो है केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा डमहल लोक नृत्य जो है यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। फिर अगला हिकत या फिर हिकट लोक नृत्य। यह नृत्य जो है जोड़े बनाकर अपनी बाहों को फैलाकर और शरीर को झुकाकर एक ही स्थिति में गोल गोल घूमते हुए किया जाता है। मुख्य रूप से यह लोक नृत्य बसंत ऋतु के स्वागत व फसल की कटाई के मौसम के रूप में किया जाता है। मतलब जब बसंत का स्वागत किया जाता है तब किया जाता है, या फिर जब फसल की कटाई की जाती है तो उस टाइम पे ये लोक नृत्य किया जाता है। तो आपको जम्मू कश्मीर के ये सभी लोक नृत्य के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है घूमर लोक नृत्य। जो घूमर लोक नृत्य है ये भील जनजाति द्वारा पेश किया जाता है। मतलब कि इसे भीलों द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए उपयोग किया जाता था। बाद में राजस्थानी समुदायों द्वारा इसको अपना लिया गया और याद रखिएगा कि 2013 में इसे दुनिया के शीर्ष 10 स्थानीय नृत्य सूची में चौथे स्थान पर रखा गया है और इसे रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है कालबेलिया लोक नृत्य। इसे कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। कालबेलिया समुदाय मतलब सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है और इसे सपेरा या फिर स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य बोलते हैं और बागुरुम्बा को मैंने आपको बताया था कि बागुरुम्बा को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं तितली लोक नृत्य। वैसे ही जो कालबेलिया लोक नृत्य है इसको सपेरा या फिर स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। और इस नृत्य में सांप जैसी मुद्रा यानी चाल होती है। जो कलाकार होते हैं वो सांप जैसी मुद्रा या फिर चाल चलते हैं। फिर अगला है कठपुतली लोक नृत्य। तो कठपुतली लोक नृत्य के बारे में आप ये याद रखिएगा कि अलग अलग स्थानों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे केरल में जाना जाता है पावाकुथु के नाम से, ओडिशा में जाना जाता है कंधई के नाम से, राजस्थान में कठपुतली के नाम से और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जाना जाता है पुतुल नाच के नाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कठपुतली लोक नृत्य को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं तेराताली लोक नृत्य की। और यह लोक नृत्य लोक देवता रामदेव जी की स्तुति के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से यह कामर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तेराताली लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से कामर जनजाति से संबंध रखते हैं। फिर बात कर लेते हैं चाकरी लोक नृत्य की। यह राजस्थान की कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। साथ ही याद रखिएगा कि राजस्थान के कोटा व वाराणसी जिले के क्षेत्रों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 और 2019 में। ठीक है, कि चाकरी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि ये राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद अगला है गिंदड़ लोक नृत्य। तो जो गिंदड़ लोक नृत्य है ये संबंध रखता है शेखावटी क्षेत्र से। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, मतलब केवल पुरुषों द्वारा ही इसमें भाग लिया जाता है और यह घेर नृत्य से मिलता जुलता लोक नृत्य है। राजस्थान पीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। फिर अगला है गेर या फिर घेर लोक नृत्य, जो कि एसएससी एमटीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि यह किस जनजाति से संबंधित है, तो ये जनजाति है भील जनजाति। तो याद रखिएगा जो गेर लोक नृत्य है ये भील जनजाति से संबंधित है और यह राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। फिर अगला जो लोक नृत्य है वो है झूलन लोक नृत्य। इसके बारे में आप याद रखिएगा कि यह राजस्थान से संबंधित है और ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2019 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है थोड़ा लोक नृत्य। यह लोक नृत्य जो है ये मुख्य रूप से मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है, यानी इस लोक नृत्य में मार्शल आर्ट किया जाता है। मैंने आपको मार्शल आर्ट में भी याद करवाया था कि थोड़ा मार्शल आर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये मार्शल आर्ट का एक भाग है और इसमें धनुष व तीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इस नृत्य में धनुष व तीर का भी प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है पांडव लोक नृत्य। तो इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि यह महाभारत के पांडवों के जीवन से संबंधित है। मतलब इस नृत्य के अंतर्गत महाभारत के पांडवों के जीवन को दर्शाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं चारवा लोक नृत्य की, जो कि दशहरा के समय इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि चारवा लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इसको दशहरा के समय प्रदर्शित किया जाता है। फिर अगला है दानव या फिर राक्षस लोक नृत्य।
यह लोक नृत्य जो है ये भांगड़ा नृत्य के समान है और इसमें जो कलाकार है ना वो दानव के मुखौटे मतलब राक्षस के मुखौटे पहनते हैं और खेती की गई फसलों पर दानवों के हमले का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो आपको दानव के नृत्य के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं छपेली लोक नृत्य की। यह नृत्य जो है यह एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। फिर अगला है डंडा नाच। जो डंडा नाच है यह भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और यह याद रखिएगा कि यह भगवान शिव के बारे में कहानियाँ सुनाता है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जेईई 2022 में। ठीक है, तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी उसको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न करागम लोक नृत्य। जो करागम लोक नृत्य है यह आदि माह के दौरान अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में वर्षा देवी मारी अम्मन और नदी देवी गंगई अम्मन की स्तुति में किया जाता है। यह मुख्यतः कच्चे चावल से भरे बर्तन के उपयोग से किया जाता है, तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा कि ये कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। इसके बाद अगला है कावड़ी लोक नृत्य, जो कि तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित है। इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। भगवान मुरुगन मतलब भगवान कार्तिकेय की बात हो रही है। भगवान कार्तिकेय अर्थात भगवान शिव के बड़े बेटे जो कि कार्तिकेय थे, उन्हीं को मुरुगन बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। और बांस की डंडियों से लटकी एक लंबी बांस की छड़ी को कंधे में रखकर कावड़ी चिंडू गाकर किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2023 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है जावरा लोक नृत्य। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो जावरा लोक नृत्य है ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उससे यह मुख्य रूप से संबंध रखता है और इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि हार्वेस्ट डांस के नाम से किसे जाना जाता है, जावरा लोक नृत्य को। और यह लोक नृत्य जो है इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं और इसे धन धान्य के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला है मटकी लोक नृत्य और यह जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश की खानाबदोश जनजाति द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह संबंध कहाँ से रखता है, तो यह घड़ा नृत्य जो है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंध रखता है। मटकी मतलब घड़ा होता है ना, तो याद रखिएगा कि ये मालवा क्षेत्र से संबंध रखता है। ठीक है, ये एमपीपीएससी जो एई है उसमें 2022 में पूछा गया था और एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद अगला है फूलपाती लोक नृत्य, जो कि मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से यह बंजारों व कंजरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फूलपाती है वो कहाँ का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। जो लक्षद्वीप है इसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य है कोलकली और लावा। जो कोलकली लोक नृत्य है उसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये लक्षद्वीप के साथ साथ केरल के मालाबार तट से भी संबंध रखते हैं। ठीक है, और जो लावा लोक नृत्य है इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह नृत्य संगीत, लय और गीत के सुंदर भावों को दर्शाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह मिनिकॉय द्वीप पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यह प्रश्न पूछा गया था कि मिनिकॉय द्वीप पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, ये पूछा गया था सीजीएल 2021 में। तो सही जवाब क्या होगा, मिनिकॉय द्वीप पर लावा जो लोक नृत्य है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की ये दोनों लोक नृत्य के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है गिद्धा लोक नृत्य। जो गिद्धा लोक नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये भांगड़ा का ही महिला संस्करण है। गिद्धा जो है ये प्राचीन नृत्य से लिया गया है जिसे रिंग डांस कहते हैं और इसमें ढोलक के अलावा कोई भी वाद्य यंत्र शामिल नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो गिद्धा डांस है ना इसमें केवल और केवल ढोलक वाद्य यंत्र ही शामिल होता है। फिर बात कर लेते हैं भांगड़ा लोक नृत्य की। तो जो भांगड़ा लोक नृत्य है यह एक फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा हुआ है। बैसाखी उत्सव आपको पता होगा जो कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये बैसाखी से ही जुड़ा हुआ है।
यह सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन विशेष अवसरों पर पुरुष व महिला दोनों द्वारा सामूहिक रूप से यह नृत्य किया जाता है। तो आपको पंजाब के इन दोनों लोक नृत्यों के बारे में याद रखना है। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपको याद ही होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है धनगर लोक नृत्य। जो धनगर लोक नृत्य है यह गोवा के धनगर यानी सेफर्ड समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह गोवा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देवी देवताओं के सम्मान व उनके आशीर्वाद के लिए किया जाता है। तो धनगर के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है फुगड़ी लोक नृत्य। जो फुगड़ी लोक नृत्य है यह गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में किया जाता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यह कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह हिंदू धार्मिक त्यौहार व गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी के दौरान इस लोक नृत्य को किया जाता है। फिर अगला है तरंग मेल लोक नृत्य। तो इसके बारे में भी आपको ये याद रखना है कि ये गोवा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और यह दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गोवा के महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है छऊ लोक नृत्य। तो छऊ लोक नृत्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे 9वें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। जो छऊ लोक नृत्य है यह एक मार्शल आर्ट आधारित लोक नृत्य है। साथ ही साथ इसे 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह एक मुखौटा नृत्य का प्रकार है जिसमें पौराणिक कहानियों का वर्णन करने के लिए शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालनों का प्रयोग किया जाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। झारखंड में सरायकेला छऊ, ओडिशा में मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ है इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसमें मुखौटे का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी में मुखौटे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाइका लोक नृत्य की। जो पाइका लोक नृत्य है ये मुंडा समुदाय से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक नृत्य है। साथ ही साथ यह मार्शल आर्ट आधारित लोक नृत्य है और याद रखिएगा कि झारखंड के साथ साथ ये ओडिशा राज्य में भी किया जाता है। ठीक है, तो पाइका के बारे में आपको केवल इतनी चीज़ याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं सरहुल लोक नृत्य की। तो जो सरहुल लोक नृत्य है ये उराव समुदाय से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक नृत्य है। ये प्रश्न पूछा गया था कि सरहुल किस समुदाय से संबंधित है, पूछा गया था SSC CHSL में। और याद रखिएगा कि यह मुंडा और हो जनजाति द्वारा भी किया जाता है। साथ ही साथ सरहुल का जो अर्थ है ये है वृक्षों की पूजा। ठीक है, सरहुल का अर्थ क्या है? वृक्षों की पूजा है। फिर बात कर लेते हैं मुंडारी लोक नृत्य की, जो कि मुंडारी जनजाति द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से इसके शादी व त्यौहार के अवसरों पर किया जाता है। और यह नृत्य जो है एक सामूहिक नृत्य है, मतलब कि इसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुजरात के लोक नृत्य की बात करते हैं, जिसमें पहला है गरबा लोक नृत्य। जो गरबा लोक नृत्य है ये नवरात्रि के अवसर में मुख्य रूप से किया जाता है। कितने दिन? तो 9 दिन किया जाता है। इसे 2023 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। छिद्रयुक्त जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें दीप प्रज्वलित करके उसके चारों ओर महिलाएं जो हैं वो लयबद्ध तालियों के स्वर पर चक्राकार गति से नृत्य करती हैं। तो गरबा के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं डांडिया लोक नृत्य की। तो डांडिया जो लोक नृत्य है इसमें दुर्गा माता और महिषासुर के बीच के छद्म युद्ध को दर्शाया जाता है। इसमें पॉलिश की हुई छड़ियों या फिर डंडियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसे डंडिया रास या फिर रास के नाम से जाना जाता है और इसे नवरात्रि के पर्व में ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टिप्पणी लोक नृत्य की। यह भारत के सौराष्ट्र चोरवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। उसके बारे में याद रखिएगा कि यह केवल और केवल महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गुजरात के इन 3 महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में आपको डिटेल में ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है लाई हरोवा लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसे मितेई लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे सिलवान देवताओं के सम्मान में किया जाता है। आपको पता है लाई हरोवा एक त्यौहार भी है मणिपुर का। तो लाई हरोवा त्यौहार के अंतर्गत जो नृत्य किया जाता है उसे ही बोला जाता है लाई हरोवा लोक नृत्य। और ये लोक नृत्य जो है सिलवान देवताओं के सम्मान के लिए किया जाता है।
और साथ ही याद रखिएगा कि इसको उमंग लाई के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैतेई समुदाय हैं इसके द्वारा जो अधिकांश नृत्य किए जाते हैं उनको बोला जाता है जगोई। तो अगर जगोई पूछा जाता है कि जगोई किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य से संबंधित है। फिर अगला है पुंग चोलम लोक नृत्य। तो पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना, अर्थात यह जो लोक नृत्य है ड्रमों की गर्जना से संबंधित है। यह मणिपुरी संकीर्तन, संगीत और शास्त्रीय मणिपुर नृत्य की आत्मा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें पुंग नामक ड्रम का उपयोग किया जाता है। तो मणिपुर के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसका पहला लोक नृत्य है मुखौटा लोक नृत्य। तो जो मुखौटा लोक नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक तलवार नृत्य है। इसमें जो कलाकार हैं रंगीन पोशाक व मुखौटा पहनते हैं और इसे फसल का जश्न मनाने और आने वाले अच्छे वर्षा की प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मुखौटा के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है पोपिर लोक नृत्य। तो पोपिर लोक नृत्य के बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह लोक नृत्य देवी मोपिन आपको श्रद्धांजलि स्वरूप किया जाता है। मतलब देवी मोपिन आपको श्रद्धांजलि देने के लिए पोपिर लोक नृत्य किया जाता है। फिर अगला है बुइया लोक नृत्य। और जो बुइया लोक नृत्य है इसे दिगारी मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है और यह लोक नृत्य एक आनंदमय लोक नृत्य है। फिर अगला है छालो लोक नृत्य। छालो लोक नृत्य के बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह नोक्तो जनजाति द्वारा किया जाता है और यह छलो लोकू उत्सव का एक हिस्सा है। ठीक है। फिर अगला है काजी लामू लोक नृत्य या फिर काजी नेम्बू भी बोलते हैं। तो ये जो लोक नृत्य है ये मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह नृत्य जो है इसमें 5 पात्र होते हैं। ठीक है, मतलब 5 कलाकार मुख्य रूप से यह नृत्य करते हैं। फिर अगला है बारडो छम लोक नृत्य। तो बारडो छम लोक नृत्य के बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और यह बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है और इसे गॉड नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के इन लोक नृत्य के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड के लोक नृत्य की। तो नागालैंड का महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं उनमें से पहला लोक नृत्य है चांगलो लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। साथ ही साथ इसे चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि मोड से लेसम पत्तू और साथ ही साथ रेंगमा जो है ये नागालैंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है धुनुची लोक नृत्य। तो धुनुची लोक नृत्य के बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह एक फ्री स्टाइल लोक नृत्य है जहां कलाकार मिट्टी के बर्तनों में जलती हुई सामग्री के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी स्टेनो 2019 में। ठीक है, इसके बाद अगला है गंभीरा लोक नृत्य। तो गंभीरा लोक नृत्य के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसे भगवान शिव के उपासकों द्वारा किया जाता है और इसे भक्ति नृत्य माना जाता है। फिर अगला है यात्रा लोक नृत्य। तो यह जो लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे विवेक यानी विवेक और नियति अर्थात भय 2 आकृतियां हैं जो कि इस नृत्य रूप में दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है बाउल लोक नृत्य। तो जो बाउल लोक नृत्य है ये बंगाल क्षेत्र के रहस्यवादी ख्यालियों व कवियों का एक सामूहिक लोक नृत्य है। याद रखिएगा कि बाउल एक समन्वित धार्मिक समुदाय और संगीत परंपरा भी है, मतलब यह लोक नृत्य भी है और एक लोक गीत भी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है सांग लोक नृत्य। तो सांग एक प्रकार का लोक नृत्य थिएटर है। इसमें गीत के साथ साथ संवाद और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्य शास्त्र और मिमिक्री भी शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नृत्य बस नहीं है, ये नृत्य के साथ गीत भी है, संवाद भी है और नाट्य शास्त्र की मिमिक्री भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो सांग के बारे में आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। फिर है लूर लोक नृत्य। तो इसे होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है और यह हरियाणा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसके बारे में ये याद रखिएगा कि यह जो लोक नृत्य है ये प्रश्नोत्तरी रूप में किया जाता है, मतलब एक तरफ से प्रश्न पूछा जाता है नृत्य के तौर पर ही और दूसरी तरफ से नृत्य करके ही उसका उत्तर दिया जाता है। तो यह एक प्रश्नोत्तरी रूप में किया जाता है।
फिर अगला है मंजीरा लोक नृत्य। तो मंजीरा लोक नृत्य के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह भाल नलकांठा क्षेत्र के पाधार समुदाय द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से यह मेवात क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है। फिर हरियाणा का लास्ट लोक नृत्य बचता है गुग्गा लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप केवल ये याद रखिएगा कि यह चौहान राजपूतों से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। फिर बात करते हैं मिजोरम के लोक नृत्य की, जो कि है चेराव लोक नृत्य। इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग शामिल होते हैं, मतलब 6 से 8 कलाकार जो है एक साथ नृत्य करते हैं और इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह मिजोरम का पारंपरिक व सबसे पुराना लोक नृत्य भी है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपको केवल यही याद रखना है कि इसको बांस लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है बरदा नाटी लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे जौनसार जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर अगला है छोलिया लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के कुछ हिस्सों से हुई थी और यह जो है मुख्य रूप से बारात के साथ तलवार नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि गढ़वाली और कुमायूनी जो है ये भी उत्तराखंड से संबंधित क्षेत्र हैं, तो इन्हें से संबंधित नृत्य भी हैं गढ़वाली नृत्य और कुमायूनी नृत्य। तो याद रखिएगा कि गढ़वाली लोक नृत्य और कुमायूनी लोक नृत्य जो हैं ये भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य में से एक है कजरी लोक नृत्य। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि यह एक प्रकार का लोकगीत नृत्य है, मतलब लोकगीत होता है उसी में नृत्य किया जाता है और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी कुछ क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। फिर बात करते हैं रासलीला लोक नृत्य की। तो यह कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित है और इसे नटवारी नृत्य के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। नटवारी नृत्य किसको बोला जाता है? रासलीला लोक नृत्य को। और इसे 1960 के दशक में जो कथक है, कथक नृत्यांगना उमा शर्मा द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नौटंकी लोक नृत्य की। तो यह एक लोक स्वांग सदृश थिएटर का रूप है और इसका तात्पर्य गायन के साथ उसके माध्यम से अभिनय करना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि नौटंकी लोक नृत्य में गायन भी किया जाता है और उसके संबंधित अभिनय भी किया जाता है। और फिर उत्तर प्रदेश का लास्ट लोक नृत्य बचता है मयूर लोक नृत्य। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है और नृत्यक जो है वो मोर के पंखों से बने विशेष वस्त्र धारण करता है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य की, जिसमें पहला लोक नृत्य है लावड़ी लोक नृत्य। जो लावड़ी लोक नृत्य है ये गीत और नृत्य का एक संयोजन है, मतलब गीत भी गाया जाता है और उसके साथ नृत्य किया जाता है। जो लावड़ी है वो अपने शक्तिशाली लय के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और मूल रूप से इसका जो उपयोग है वो थके हुए सैनिकों के मनोरंजन व मनोबल को बढ़ाने के लिए पहले किया जाता था। ठीक है, और अब इसको लोकनृत्य के रूप में नॉर्मली उपयोग में लाया जाता है। फिर बात करते हैं तमाशा लोक नृत्य की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि इसमें भगवान विष्णु के दशावतारों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और यह गायन और नृत्य का समायोजन है। फिर अगला है कोली लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये मछली पकड़ने वाले समुदाय, जिसको कोली समुदाय बोला जाता है, उनके द्वारा त्योहारों के दौरान किया जाता है और इसकी भी उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य से ही हुई थी। तो इन 3 महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के बारे में आपको चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है वांगला लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह गारो समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसको 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। वांगला एक उत्सव है तो इसी के अंतर्गत यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा कि वांगला उत्सव को 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह एक फसल उत्सव है जिसके दौरान यह नृत्य आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला है लाहो लोक नृत्य। जो लाहो लोक नृत्य है इसे बेहदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। इसका प्रदर्शन जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है और साथ ही याद रखिएगा कि इसको चिपिया नृत्य भी कहते हैं। जो लाहो लोक नृत्य है इसको चिपिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है नौग क्रेम लोक नृत्य। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का उत्सव है जिसमें किए जाने वाले नृत्य को नौग क्रेम नृत्य कहा जाता है और याद रखिएगा यह आमतौर पर हर साल नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेघालय के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों को देखा।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है सिंधी छाम लोक नृत्य। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह एक तिब्बती नृत्य रूप है जिसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह सिक्किम के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है जिसमें नर्तक रोएदार वस्त्र से सुसज्जित होते हुए दिखता है, जो कि बर्फ के शेर का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चूफाट लोक नृत्य की, जो कि लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाता है। और यह लोक नृत्य जो है ये कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली पर्वतमालाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं याक छम की। तो जो याक छम है ये भी सिक्किम का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और यह भी तिब्बती नृत्य का रूप है और इसको किया जाता है भूटिया जनजाति द्वारा। तो याद रखिएगा कि जो याक छम लोक नृत्य है ये भूटिया जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह सिक्किम के मूल निवासी याक को समर्पित नृत्य है। ठीक है, तो सिक्किम के इन सभी लोक नृत्य के बारे में आपको इतनी चीज़ें डिटेल याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार का जो पहला लोक नृत्य है वो है विदेशिया लोक नृत्य। यह एक काव्यात्मक नाटक है, मतलब कि यह नृत्य नहीं बल्कि एक नाटक है। नाटक के अंतर्गत नृत्य किया जाता है जो कि विरह की वेदनाओं से भरा होता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बिरहा लोक नृत्य की। तो इसमें महिलाओं की व्यथा या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उनके दर्द को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन महिलाओं की व्यथा को पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो नृत्य है पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्णन किसका होता है? महिलाओं की व्यथा का, महिलाओं के दर्द का। और याद रखिएगा कि इसे अहिराय नृत्य भी कहते हैं और बघेलखंड में बिरहा नृत्य के साथ गायन भी होता है। फिर अगला है जट जटनी नृत्य। ये भी बिहार राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है और इसमें विवाहित दंपति के बीच कोमल प्रेम और मीठी नोक झोंक को प्रदर्शित किया जाता है नृत्य के रूप में। तो बिहार के इन सभी लोक नृत्य के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ओडिशा के लोक नृत्य की, जिसमें पहला है डंडा जात्रा लोक नृत्य। तो इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि इसके अंतर्गत नृत्य के जरिए शिव की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, मतलब शिव भगवान की जो कथाएं हैं वो नृत्य के रूप में डंडा जात्रा लोक नृत्य में दर्शाया जाता है। फिर अगला है कैसावादी लोक नृत्य। जो कैसावादी लोक नृत्य है यह लोक नृत्य राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित है, मतलब राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, फिर अगला है बाघा लोक नृत्य, जिसको टाइगर लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और यह लोक नृत्य जो है हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह में किया जाता है। इस नृत्य में बाघ की पोशाक धारण की जाती है और याद रखिएगा कि इसे टाइगर डेन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है गोटी पुआ लोक नृत्य। तो गोटी पुआ लोक नृत्य के बारे में आप ये याद रखिएगा कि यह लोक नृत्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के लड़कों द्वारा लड़कियों के कपड़े पहनकर किया जाता है और मुख्य रूप से यह ओडिशा के रघुराजपुर गांव में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। और बाकी आपको पता ही है कि ओडिशा के कुछ और महत्वपूर्ण लोक नृत्य जैसे संचार, ढप, मुनारी, सवारी, ये सब। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दी हैं, बाकी मैंने आपको PDF में दे दिया है। बाकी डिटेल में इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनके बारे में डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है केवल मैं उन्हीं को यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, जिसमें पहला है सुआ लोक नृत्य। जो सुआ लोक नृत्य है यह गोंड जनजाति की नारियों द्वारा दीपावली के अवसरों पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुए सुए के प्रतीक बनाकर, जो कि मिट्टी के हरे रंग का तोता बनाया जाता है, तो उसको बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और एक खंभे में कलश रखकर और उस पर दीप जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य किया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे आमतौर पर तोता नृत्य भी कहते हैं और यह गौरा विवाह के दौरान किया जाता है। इसके बाद अगला है राउत नाच लोक नृत्य। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसे छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर में प्रस्तुत किया जाता है और याद रखिएगा कि इसको चरवाहा लोक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला है गौर मारिया लोक नृत्य। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाली भैंसों के सींगों को धारण करके नृत्य करने वाली मारिया जनजाति का यह एक अनुष्ठानिक नृत्य है, मतलब कि यहाँ पर जो जंगली भैंसें हैं उनकी गतिविधियों का अनुसरण इस नृत्य में किया जाता है। ठीक है, और जो गोंड जनजाति है उसके द्वारा भी यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। फिर अगला है पंथी लोक नृत्य। जो पंथी लोक नृत्य है उसके बारे में केवल आपको ये याद रखना है कि यह सतनामी समुदाय द्वारा रिवाज के तौर पर
किया जाता है। फिर है भगोरिया लोक नृत्य। तो भगोरिया लोक नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में किया जाता है। मुख्य रूप से यह नृत्य जो है वो भील, भिलाला, पटेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ में यह देखने को मिलता है। फिर अगला है सैला लोक नृत्य। तो सैला लोक नृत्य के बारे में आपको ये याद रखना है कि कटाई के मौसम के बाद राज्य के युवा इस नृत्य को करते हैं। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरगुजा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा कि इसको छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं इसका 200 प्रश्नों का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, MCQ टेस्ट का एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि लोक नृत्य से संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाएँ, आप उसका सही उत्तर टिक करके आओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।